आज के प्रोग्राम को शुरू करना चाहूंगी। मेरा नाम कल्याणी मिश्रा, बोकारो स्टील सिटी झारखंड की रहने वाली हूँ। आज से 16-17 साल पहले की बात करें तो एक ऐसे जीवन को जी रहे थे, एक ऐसा काम, हाउसवाइफ, गृहिणी, होम मेकर, जो भी कह लीजिए, हिंदुस्तान में एक ऐसा काम जिसका ना कोई नाम है, ना दाम है, ना इनाम है, और 24 घंटे करते रहना पड़ता काम है। मतलब एक ऐसे जीवन को जी रही थी जहां पे मेरी अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। हमारे हिंदुस्तान में जो बच्चियों का परवरिश होता है ना, तो जिस दिन बच्ची जन्म लेती है उस दिन से एक ही चीज के लिए तैयार किया जाता है कि दूसरे के घर में जाना है, उस घर को सजाना है, तो उसके लायक थोड़ा सा सीख लो, खाना बनाना सीख लो, घर के काम सीख लो। बात बात में यही चीज बोला जाता है, नहीं सीखोगी तो सास से गाली सुनवाओगी, ये कर लो, वो कर लो। मतलब एक माइंड सेट ही होता है कि इस लायक तैयार कर दो कि शादी किया जा सके। बिहार की हूँ बेसिक, यूपी बिहार का कल्चर में खास करके, ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान का ये कल्चर है, लेकिन यूपी बिहार के कल्चर में और बहुत ज्यादा है ये। तो मेरी भी परवरिश कुछ ऐसी ही हुई थी, लेकिन बहुत लकी मैं मानती हूँ अपने आप को कि जहां एक तरफ मेरी परवरिश ऐसी हो रही थी कि घर संभालने लायक बनना है, वहीं मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी मेरे आइडियल है मेरे लाइफ के। जब भी उनके साथ बैठती थी तो वो हमेशा किसी न किसी वीरांगना की कहानी सुनाते थे। लक्ष्मीबाई की कहानी, रजिया सुल्तान की कहानी, इंदिरा गांधी की कहानी, सरोजनी नायडू की कहानी, ऐसी ऐसी महिलाओं की वो कहानी सुनाते थे जिन्होंने अपने जगह से हटके कुछ अलग किया। तो कहीं ना कहीं वो बातें दिमाग में एक प्रेरणा के तौर पे थी कि जब मानव जीवन में आई हूं, ऊपर वाले ने धरती पे इंसान बना के भेजा है, तो कुछ तो ऐसा करके जाना है कि इंसान होना सार्थक हो जाए। और मैं ये इसलिए बोलती हूँ, देखो ऊपर वाले ने जब धरती बनाई ना, तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, पहाड़, फल फूल, हर कुछ पहले बनाया। सब कुछ पहले बनाने के बाद सबसे बाद में इंसान को भेजा कि अब तुम जाकर के इन चीजों का सुख भोगो। खाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था, हमारे लिए काम करने के लिए, सर्विस के लिए, जानवरों का व्यवस्था, सवारी कर सके इसलिए घोड़ा को भेजा, रखवाली कर सके इसलिए कुत्ता को भेजा, हर चीज पहले तैयार करके भेजा। अब धरती पे जाके तुम्हें रॉयल लाइफ जीना है, राजा महाराजा की तरह जीना है। लेकिन हम इंसान यहाँ आके करते क्या है, जैसे तैसे जीवन को काटते हैं, गुजारा करके चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लगता है कि यही जीवन तो बहुत अच्छा है। समझ भी नहीं पाते कि हम अपने जीवन को कैसे चला रहे हैं। मेरी भी जीवन कुछ ऐसे ही चल रही थी जिसकी कुछ विशेष मकसद नहीं थी। कदम कदम पे कंप्रोमाइज थी, क्योंकि हमें सिखाया ही जाता है जो है जितना है उसमें खुश रहना सीख लो, उससे आगे बढ़ाने का कोई बोलता ही नहीं है। हर बात पे सिखाया जाता है समझौता करके जीना सीख लो। ऐसे ही जीवन को मैं जी रही थी। लेकिन मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया जब मेरी बड़ी वाली बिटिया मेरे जीवन में आई और मैंने एक ड्रेस उसके लिए सोचा मुझे लेना है। एक फ्रॉक मुझे मार्केट में दुकान में पसंद आया। मैंने मेरे पतिदेव को बोला कि ये एक फ्रॉक मैं देखी हूँ बाजार में, मुझे अच्छा लगा, मैं बिटिया के लिए लेना चाहती हूँ। सर मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते, उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन बोला कि मैं शाम में जब आऊंगा ऑफिस से वापस, ड्यूटी से वापस आऊंगा, तो चलेंगे मार्केट और ले लेंगे जो तुम्हें पसंद आया ड्रेस। जब शाम में हम सर के साथ दुकान पे पहुंचे तो मेरी नजर थी फ्रॉक पे और सर की नजर थी प्राइस टैग पे। और उस वक्त उस फ्रॉक की कीमत थी 500 रुपए। सर ने जब प्राइस टैग देखा तो सर बोले कि जो फ्रॉक है ना वो बहुत आरामदेह नहीं है, कंफर्टेबल नहीं होगा, बच्ची छोटी है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे समझ में आ गया कि बंदे के पैकेट में इतना पैसा नहीं है, और हम लोग आम इंसान जो होते हैं ना वो हकीकत बोलते नहीं, ऐसे घुमा के बोलते हैं। तो मेरे समझ में आ गया। मैंने बोला ठीक है, फिर आपको जो पसंद है आप अपने पसंद से ले लीजिए। सर ने एक कपड़ा पसंद किया जिसकी कीमत थी 100 रुपए। वो उठा के बोले ये बहुत अच्छी है। मैंने भी बोला ठीक है, बहुत अच्छा, आपको पसंद है, ले लेते हैं। लेकिन उस दिन मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि जिस बच्ची को मैं उसके पसंद का कपड़ा तक नहीं दे सकती हूँ, अपने पसंद से उसे कपड़ा तक नहीं बना सकती हूँ, उस बच्ची को मैं जीवन क्या दूंगी? और अगर उस बच्ची को मैं एक बेहतर जीवन नहीं दे सकती तो फिर उस बच्ची को धरती पे लाने का मेरा क्या अधिकार था?
क्यों जन्म दिया मैंने उसको जब अगर उसको बेहतर जीवन नहीं दे सकती हूँ। और उस दिन से मैंने कमिटमेंट किया कि जो लाइफ मैं जी रही हूँ, जिस तरह से कंप्रोमाइज करके जी रही हूँ, ऐसी लाइफ मेरे बच्चे नहीं जिएंगे। और उस दिन से मैंने तलाश करना शुरू किया कि ऐसा क्या करे कि अपनी स्थिति को बदल सके। लोगों से बातचीत की तो पता चला कि बिजनेस करने से आदमी अमीर बनता है। तो मैंने प्रयास किया, सर को पटाया, सर को समझाया कि सर बिजनेस करते हैं, अमीर बनना है, जीवन की स्थिति को बदलना है, ऐसे जैसे तैसे जिंदगी नहीं काटना है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि सर बहुत कम कमा रहे थे, सर की ठीक ठाक इनकम थी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर होता है कि घर में एक कमाने वाला और 6-7 खाने वाला, पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। तो जो इनकम आती थी उससे हमारी जरूरतें भी ढंग से पूरी नहीं हो पाती थी। मैं अगर मेरे लाइफ स्टाइल की बात करूं तो जब मैं आरसीएम में नहीं थी तो मेरी जो लाइफ स्टाइल थी, एक सिंगल रूम का मेरा घर था, 7 आदमी का परिवार था। उसी रूम में, उसी में हमारा नहाना, उसी में खाना बनाना, उसी में खाना, उसी में सोना, सब कुछ उसी में करना पड़ता था। बेड को कुछ इस तरह से लगाया गया था कि बेड की हाइट इतनी हाइट की गई थी कि कुछ लोग बेड के नीचे और कुछ लोग बेड के ऊपर, ऐसे करके सोचा। मतलब जिंदगी जुगाड़ू तरीके से कट रही थी, चल नहीं रही थी। खाने पीने की अगर बात करूं तो कुछ अच्छा खाना हो तो त्योहार का इंतजार करना पड़ता था कि त्योहार में पकवान बनेंगे तो खाएंगे। कुछ अच्छा बनाने की भी औकात नहीं थी। साड़ी कपड़े की अगर बात करूं तो साल में एक बार दुर्गा पूजा की बोनस मिलेगी तो कपड़े की मार्केटिंग होगी, और उसके लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा बचत करते थे हर महीने, तब जाकर के साल में एक बार कपड़े की मार्केटिंग हो पाती थी। ऐसे जीवन को मैं जी रही थी। रहन सहन की बात करूं, मेरे पास जो सफर करने के लिए व्हीकल थी, एक लूना की मोपेड गाड़ी थी मेरे पास, जो चलती कम थी, रुकती ज्यादा थी, क्योंकि थर्ड हैंड थी। तो कभी अगर मैं सर के साथ निकलती थी उस गाड़ी पे बैठ के, तो कई बार मुझे गाड़ी से उतर के बीच रास्ते में पीछे से धक्का देना पड़ता था। ऐसी धक्के मार वाली मेरी जिंदगी चल रही थी जब मैं आरसीएम में नहीं थी। लेकिन जब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कुछ नया करना है, लोगों ने बताया बिजनेस करेंगे तो अमीरी आ सकती है। बिजनेस मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस समझ में आता है। सर को थोड़ा बहुत मेडिकल फील्ड की नॉलेज थी। किसी ने सलाह दिया, हमने एक मेडिकल स्टोर से शुरुआत की। मेडिकल स्टोर में जब पूंजी लगा लिया, दुकान बना लिया, कस्टमर नहीं आते थे। लोगों ने बोला डॉक्टर को बिठाएंगे तो कस्टमर आएंगे। नए दुकान पे डॉक्टर बैठना नहीं चाहते थे। फिर लोगों ने बोला नर्सिंग होम स्टार्ट कर लेंगे तो डॉक्टर भी आएंगे, पेशेंट भी आएंगे, दवा भी सेल होगा। देखो मैं ये बातें आज यहाँ पे क्यों रख रही हूँ, क्योंकि मैंने जॉब का भी अनुभव देखा है कि जॉब में जिंदगी कैसी होती है और ट्रेडिशनल बिजनेस में जिंदगी कैसी होती है। आप एक काम करते हैं ना, दलदल की तरह जीवन होती है। दलदल में जैसे थोड़ा सा कीचड़ में पाँव फंस गया, उसको निकालने के लिए जोर लगाया तो और ज्यादा फंस गया। ठीक वही हालात होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में। बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए लगातार लोन उठा करके, कर्ज ले लेकर के हम लोग पूंजी लगाते जा रहे थे और उतना ही फंसते जा रहे थे। सर की बैंक में जॉब थी, नर्सिंग होम चल रही थी, मेडिकल स्टोर चल रही थी। इन सबके बावजूद घर में कंप्रोमाइज भरी जीवन थी। कदम कदम पे कंप्रोमाइज करके जीना पड़ता था, वो जिंदगी चल रही थी। लेकिन उसी वक्त, उसी बीच में हमारे जीवन में आरसीएम आया। जब आरसीएम हमारे जीवन में आया तो पहली बार तो हमारे समझ में कुछ भी नहीं आया था। जिसने बताया था वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे, लेकिन मेरे समझ में सिर्फ इतना आया उस दिन कि अगर इस सिस्टम में ज्वाइन करके प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कुछ बचत होगी। एक छोटी सी सेविंग्स को देख करके मैं आई थी। मेरे अपलाइन ने, जिसने मुझे बताया था सिस्टम, उन्होंने मुझे बताया था कि एक साबुन खरीदेंगे तो 1 रुपया अकाउंट में आएगा। और सिर्फ उसी 1 रुपए को देख करके मैं आई थी। मैंने सोचा कि मेरे घर में महीने में 4 से 5 पीस साबुन का खर्चा है। इसी रफ्तार से अगर खर्च हुआ तो पूरे जीवन में 1 लाख साबुन तो जरूर खर्च हो जाएगा। और 1 रुपए अगर एक साबुन पे बचते हैं तो मेरे अकाउंट में बुढ़ापे में 1 लाख रुपया होगा। ये सोच करके मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। आज के समय ये सिस्टम मुझे लाखों रुपए महीने का दे रहा है। आज के समय इस सिस्टम के बदौलत मैं अपने लाइफ स्टाइल की बात करूं तो एक मिडिल क्लास फैमिली की जितनी ड्रीम होती है, जितना सपने देखने का औकात होता है, देखो हम जहां तक जानते हैं ना, सपने भी वहीं तक देख पाते हैं।
तो जितनी औकात होती है कि एक सुंदर सा घर हो जाए, एक सुंदर सी गाड़ी हो जाए, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ ले, पहनने को कपड़े हो जाए, गहने हो जाए, घूमने को मिल जाए, विदेश यात्रा हो जाए, हिंदुस्तान में घूम ले, जितना सपना एक मिडिल क्लास फैमिली देख पाता है, मेरे जीवन में उतने सारे सपने आज के समय में पूरे हो चुके हैं। आज मैं इस सिस्टम में उस पोजीशन पे हूं कि अगर काम ना भी करूं तो भी घर में पैसे आएंगे, तो भी इनकम आएगा, और सिर्फ मुझे नहीं आएगा, मेरे बाद मेरे बच्चों को भी आएगा। ऐसे खूबसूरत सिस्टम के साथ हूं। लेकिन फिर भी अगर आज काम करती हूँ, फिर भी अगर आज मीटिंगें लेती हूँ, फिर भी अगर टीम में लोगों को फॉलो अप करती हूँ, फिर भी 1 PM जैसे शानदार सिस्टम जो गुरुदेव के माध्यम से मिला है उसका अगर जिम्मेवारी लेकर के काम करती हूँ, तो इसलिए करती हूँ कि जब अपना पेट भर जाता है ना, तब आदमी को समाज सेवा समझ में आता है। अब लगता है कि जो लाइफ मुझे मिला, अगर मेरे माध्यम से हिंदुस्तान की कुछ महिलाओं को वैसा जीवन में दे पाऊं, तो मेरे जन्म लेने का मकसद पूरा हो जाए। इंसान के रूप में जन्म लिया, कुछ लोगों के लिए कर पाए, तो इंसान होने का सार्थकता मिल जाए। इसलिए आज के समय में RCM में काम करती हूँ, नहीं तो इनकम के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। जब मैं RCM में नहीं थी, जब मैं एक साधारण गृहिणी थी, तब की अगर मैं बात करूं, 20-25 रुपए के लिए मुझे मोहताज होना पड़ता था कि कोई फंक्शन में किसी गेस्ट से मिल जाए, रक्षाबंधन में भाई से मिल जाए, या सबसे बड़ा जो इनकम का जरिया था, वो जरिया था कि पतिदेव के जेब में कुछ पैसे छूट जाए और कपड़े धोते वक्त मुझे मिल जाए। ये मेरा सबसे बड़ा इनकम का जरिया था। आज के समय मैंने मेरे खुद के इनकम से मेरे पतिदेव को 25 लाख की कार गिफ्ट की है, और ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड का मोमेंट है। जब मैं RCM में नहीं थी, मेरी घर में भी कोई पहचान नहीं थी, घर में भी लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे। हमारे यहाँ चलता है कि किसी की दादी, किसी की नानी, किसी की चाची कुछ कह के बुला लेंगे, किस गांव से आई है उस गांव के नाम से बुला लेंगे, लेकिन खुद के नाम से खुद के घर में नहीं बुलाते हैं, पहचान नहीं थी। आज के समय मुझे पूरे हिंदुस्तान में लोग मेरे नाम से जानते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड की बात है। RCM पैसे तो देता है, लेकिन पैसे के साथ और भी बहुत कुछ देता है। जिस महिला की घर में कोई सम्मान नहीं थी, घर में कोई वैल्यू नहीं था, घर के लोग किसी लायक नहीं समझते थे, आज उस महिला को भारत सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है। ये RCM में हो सकता है। यानी आप अपने जीवन में जो चाहे वो सब देने की इस सिस्टम में क्षमता है। अब बात रही कि मिलेगा कैसे। अगर क्षमता है, आसान है, तो हर किसी को मिल जाना चाहिए। आज भी हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे बात करो तो बोलते हैं, अरे मैंने ज्वाइन किया था बहुत पहले, मेरे पिताजी ने ज्वाइन किया था, सामान तो अच्छा था, कुछ दिन खाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। क्या अंतर होता है उन लोगों में जिसने मुझे RCM बताया था, वो आज भी लोगों के घरों में शादियों में फोटो खींचता है। मैंने उनसे RCM को सुना था, लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते। सिस्टम वही है, कंपनी वही है, अपलाइन वही है, प्रोडक्ट्स वही है, फिर अंतर कहाँ है? अंतर है कि मैंने हमेशा सोचा, आज जो भी कोर लीडर्स है, मैं बहुत इज्जत करती हूँ हमारे कोर लीडर्स की, क्योंकि इन्होंने जिस वक्त शुरू किया RCM, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए, ना प्रोडक्ट थी, ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर थी उस तरह से, ना अचीवमेंट थी, सिर्फ ड्रीम था। एक दिन होगा, ऐसा करेंगे। उस सपने को दिखा दिखा करके इन्होंने, बोलते ना, जंगल झाड़ को काट करके हाईवे बनाया हमारे लिए। हम तो बस अभी आराम से चल रहे हैं, कोई तकलीफ भी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने कितने संघर्ष के साथ इस सिस्टम को खड़ा किया, यहाँ तक लेके आए। कुछ तो कारण रहा होगा इनमें, और कुछ कारण उनमें जो कुछ नहीं कर पाए, जो आज भी बोलते हैं कि ज्वाइन किए थे, कुछ नहीं हुआ था। तो मेरे दोस्त, मैं आप सबको बस एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, मैंने तो किया है, मेरी कोई बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं है, बहुत बड़ी कोई नॉलेज नहीं है, TTNP की मेरी डिग्री है, मतलब टान टून के मैट्रिक पास किया है मैंने। जो भी मैं बात कर रही हूँ अपने जीवन के अनुभव से बात कर रही हूँ। क्या करना पड़ेगा? आप चाहते हैं अगर आपके लाइफ में सफलता, और सफलता का मतलब क्या होता है? सफलता का मायने सिर्फ पैसा नहीं,
नाम भी हो, समाज में पहचान भी हो, पैसा भी हो, लोगों के दिल में प्यार भी हो और सिक्योरिटी भी हो। ऐसा नहीं कि आज तो बहुत पैसे कमा रहे हैं और कल क्या होगा कुछ नहीं पता, तो उसे भी सफलता नहीं कहेंगे। अगर आप चाहते हैं सफल होना तो बनना पड़ेगा हीरो। हीरो क्यों बनना पड़ेगा? देखो हम लोग जब पिक्चर देखते हैं ना, कोई पिक्चर की बात आती है तो हम लोग जैसे अगर पिक्चर देखने की बात हो तो सबसे पहला जो सवाल आता है ना, फिल्म में हीरो कौन है, हीरोइन कौन है। हम लोग कभी ये नहीं पूछने जाते कि डायरेक्टर कौन है, म्यूजिक किसने लिखा है, गाना किसने गाया है, ये सब बाद में आती है। सबसे पहले आती है कि फिल्म में हीरो कौन है, क्योंकि एक हीरो के ऊपर डिपेंड होता है कि फिल्म कैसा सुपरहिट होगा या फ्लॉप होगा। उसके एक्टिंग पे, उसके कार्यशैली पे डिपेंड होती है कि फिल्म कैसी चलेगी, बहुत मायने रखती है। ठीक उसी तरह इस सिस्टम में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हमें भी बनना पड़ेगा इस सिस्टम का हीरो। और हीरो बनने के लिए करना क्या होगा, मैं थोड़ी सी हीरो के स्पेलिंग से ही इस बात को रखना चाहती हूँ। देखो हीरो का जो स्पेलिंग होता है HERO, H फॉर हेल्दी, स्वस्थ रहना पड़ेगा सबसे पहले। फिल्मों में दिखाते हैं ना 20-25 गुंडे भी आ जाए, हीरो अकेला फाइट कर लेता है, अकेला उस सबको हरा देता है। कहने का मतलब क्या है, मैसेज क्या जाता है, आप जहां पे हो, कितनी भी प्रॉब्लम चारों तरफ से आपके पास आए, आपके पास तन से मन से वो क्षमता होना चाहिए, वो मजबूती होना चाहिए कि आप सारे प्रॉब्लम को फाइट करके लड़के हरा सके। और इसको करने के लिए थोड़ी सी अपनी चीजों में बदलाव लानी पड़ेगी, अपनी दिनचर्या में बदलाव लानी पड़ेगी। सुबह में देर तक सोना सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जितने भी महान शख्सियत होते हैं ना, वो सुबह में देर तक नहीं सोते, वो जल्दी उठते हैं, वो अपने ऊपर काम करते हैं, तभी वो कामयाब है। आप किसी भी क्षेत्र की बात देखो। मैंने सलमान खान की पहली पिक्चर जब आई थी, मैंने प्यार किया, सलमान खान उस वक्त इतने वो पतले दुबले थे कि उस पिक्चर में शूटिंग करने के लिए उनको पैंट के अंदर 6 लेगिंग्स पहनाई गई थी ताकि उनका बॉडी थोड़ा सा दिखे। उनके पतले दुबले शरीर की वजह से उनको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने अपने बॉडी पे काम किया, जिम गए, एक्सरसाइज किया, और बाद में बॉडी ही उनकी पहचान बन गई। जो उनकी सबसे बड़ी कमी थी वही उनकी पहचान हो गई। बहुत सारी फिल्में तो इसी पे हिट हो गई कि सलमान खान की बॉडी 6 पैक बना लिया, ऐसा बॉडी बना लिया, इस बात पे हिट हो गई। अमिताभ बच्चन जी जब रेडियो जॉकी के लिए काम करने गए थे, उनको इसलिए निकाल दिया गया था कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है, लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। आज के समय अमिताभ बच्चन जी के आवाज के पैसे मिलते हैं, लोग उनके आवाज के दीवाने हैं। ऐसा नहीं है कि उसी आवाज पे मिल गया, उन्होंने अपने उस आवाज को ठीक करने के लिए अपने ऊपर काम किया। तो हमें भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। हेल्दी बनने का जो सबसे आसान तरीका है, ऐसे खाना को खाएं। और सर की वहां पे ट्रेनिंग होती है, हम सबके आदरणीय गुरुदेव बीसी सर, वो तो एक्सपर्ट हैं। सर तो सिर्फ खाने से बता देते हैं कि कैसे हम स्वस्थ हो सकते हैं, कैसे हम अच्छे लाइफ को जी सकते हैं। तो बस हमारी जो जीवन शैली है उसमें खान पान को थोड़ा सा ठीक करें, थोड़ा सा टाइम अपने एक्सरसाइज पर दें, और सबसे ज्यादा जरूरी है मेंटल हेल्थ। और इसके लिए मुझे जो लगता है, मैं जो करती हूँ, सबसे आसान तरीका 24 घंटे में कम से कम 10 से 15 मिनट अपने लिए समय निकाले, जो टाइम बिल्कुल आपका हो, जिस वक्त आप अपने मन को बिल्कुल शांत कर सके। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जब आप थॉटलेस हो सके, विचार विहीन अपने आप को कर सके, और उसका सबसे आसान तरीका है कि बिल्कुल शांत होकर के अपने सांसों पर ध्यान दें। इससे आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो जागृत होगी और मेंटल पावर भी बढ़ेगा, मानसिक शक्ति भी आपकी बढ़ेगी। तो सबसे पहले अपने आप को हेल्दी बनाना है। हेल्दी बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे आरसी में प्रोडक्ट्स हैं, जैसे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं, गामा ओरिजिनोल है, गुड डॉट है, और आरसीएम के ऑल प्रोडक्ट इसी थॉट से बनाए गए हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा। तो अगर आप 100% प्रोडक्ट यूजर होते हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ करने का सबसे पहला काम करते हैं। दूसरा जो स्पेलिंग है ई फॉर एजुकेटेड, शिक्षित बनना पड़ेगा। आप जिस भी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं, कहते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आम आदमी से 10% नॉलेज आपके पास ज्यादा होना चाहिए।
आपको बाबा जी बनना है, पंडित जी बनना है, तो धर्म की ज्ञान 10% ज्यादा कर लीजिए। डॉक्टर बनना है तो मेडिकल का नॉलेज, शरीर का विज्ञान 10% ज्यादा पढ़ लीजिए। मेडिसिन तो बाद में आता है, पहले बॉडी पढ़ना पड़ता है। वकील बनना है तो आम आदमी से 10% ज्यादा कानून जान लीजिए। कामयाब होना चाहते हैं तो जिस क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं, आम आदमी से 10% ज्यादा नॉलेज अगर आप उस क्षेत्र का लेते हैं तो आप आराम से कामयाब हो सकते हैं। और वो नॉलेज लेने का जो सबसे अच्छा तरीका है, वो तरीका है जूम वेबिनार। कहीं भी हैं आप, घर बैठे, ना आपका पूंजी लगता है, न घर से कहीं निकल के जाने की परेशानी है, आप अपने घर से चीजों को सीख सकते हैं, जान सकते हैं, एजुकेटेड हो सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी ट्रेनिंग सेशन है हमें मिलती रहती है दादू की तरफ से अक्सर। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि सिस्टम में तो इस सिस्टम के मास्टर जिनको बोला जाता है, हम सबके आदरणीय केसी सर हैं, तो उनके एजुकेशन से बढ़ के तो और कुछ मुझे लगता ही नहीं कि और कुछ चाहिए। बस बातों को सुन के अपने पे लागू करना पड़ेगा। सिर्फ सुन लिया और दिमाग से निकल गया तो कुछ नहीं होगा। सुनिए, नोट बनाइए और उस नोट पे काम करना है। घर से निकलना है, फील्ड में जाना है, जूम पे सीखना है और फील्ड में जाके बताना है। जूम पे सीख के जूम पे ही सिखाने लगेंगे तो फिर रिजल्ट आना मुश्किल हो जाएगा। अपने आप को जूम पे एजुकेटेड करना है और फील्ड में जाकर के लोगों को वो एजुकेशन बताना है, अगर आप हीरो बनना चाहते हैं। तीसरी जो लेटर है आर, आर फॉर रिच, अमीर बनना पड़ेगा। तो सवाल आएगी कि अमीर बनना है इसीलिए तो आरसीएम में आए हैं, पहले से अमीर होते तो आरसीएम में थोड़े आते नहीं। सिक्योरिटी इनकम के लिए ही तो आए हैं आरसीएम में। पैसे से अमीर बनने से पहले अमीर बनना पड़ेगा दिल से, संस्कारों से। दिल से अमीर बनने का मतलब है कि आपके दिल में सबसे पहले, खुद से पहले अपने टीम के बारे में, अपने लाइफलाइन के बारे में सोचने की क्षमता होना चाहिए। हमारे घर में क्या आएगा उससे पहले हम अपने लाइफलाइन के घर में क्या दिला सकते हैं, ये सोचने की क्षमता अगर हो जाएगी, दिल बड़ा हो जाएगा, लोगों के लिए भला करने का सोच आ जाएगा, लोगों के घर से बीमारी भगाने का सोच आ जाएगा, तो इस सिस्टम में कामयाब होना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा, धनी होना पड़ेगा, रिच होना पड़ेगा संस्कारों से। हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं ये एक परिवार है, तो परिवार में हमारा संस्कार, हमारा बिहेव ऐसा होना चाहिए कि लोगों को हमारे बात से प्राउड हो, लोग हम पे विश्वास कर सके। आज मैं लगभग 2-3 साल से आउट ऑफ स्टेशन अपने शहर से अकेले जाती हूँ। पहले कहीं अगर जाती थी तो पतिदेव के ही साथ जाती थी, अकेले नहीं जाती थी। अभी मैंने अकेले जाना शुरू किया और ये संस्कार है आरसीएम का कि जिनके यहाँ भी गई हूँ लगता है कि अपने परिवार में आई। अभी पिछले महीने में ग्वालियर से घूम के आई, सपना जी के यहाँ से, लगा ही नहीं कि किसी अनजान के घर में आई, अपने परिवार में आई। ये संस्कार अपने अंदर डालना पड़ेगा, तभी हम आरसीएम में बड़े लेवल तक जा सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। जितने भी लोग हैं इस सिस्टम में वो सब हमारे अपने हैं, सबका भला हो, इस भाव को अपने अंदर लाना पड़ेगा, तभी हम इसमें हीरो बन सकते हैं। और जो चौथा लेटर है वो है ओ, ओबीडियंट, आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। देखो सब कुछ है आपके पास, नॉलेज ले लिया आपने, हेल्थ अच्छा कर लिया आपने, एजुकेशन भी पूरा ले लिया, आपके विचार बहुत अच्छे हो गए, आप दिल के बहुत बड़े हो गए, लेकिन इन सबके साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके जो गाइडलाइन देने वाले हैं, आपके जो अपलाइन है, उनकी बातों को फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अमिताभ बच्चन जी इस सदी के महानायक कहे जाते हैं। और अमिताभ बच्चन जी की एक छोटी सी एक इंटरव्यू मैंने टीवी पे सुनी थी, उसमें एक मैंने देखा, एक पिक्चर आई थी कुछ दिन पहले, बोल बच्चन। उस पूरे फिल्म में अमिताभ बच्चन जी की कोई रोल नहीं है, एक छोटे से गाने में छोटा सा सीन के लिए अमिताभ बच्चन जी आए थे। रोहित शेट्टी उस फिल्म के डायरेक्टर हैं। उस गाने में एक सीन था जो नहीं हो पा रहा था, अमिताभ बच्चन जी से रीटेक हो रहा था। 1-2 रीटेक के बाद डायरेक्टर को लगा कि इतने बड़े महानायक को मैं कैसे बार बार रीटेक के लिए बोल सकता हूँ, तो डायरेक्टर ने सोचा कि उस सीन को कट करते हैं।
लेकिन अमिताभ बच्चन जी उन्होंने कहा कि मैं सदी का महानायक हूं, इस बात को आप भूल जाओ। जब मैं आपके साथ काम कर रहा हूं तो आप मेरे डायरेक्टर हो, आपको बताओ जब तक शॉट ओके नहीं होगा मैं करूंगा। और कई रीटेक के बाद वो सीन ओके हुआ और वो सीन उस फिल्म का सबसे सुपर हिट सीन है। वो छोटी सी एक सीन है कि उस गाने में माइक आती है दूर से और अमिताभ बच्चन जी को उसे कैच करना था। पूरी पिक्चर उस छोटे से सीन की वजह से सुपरहिट हो गई। पूरे पिक्चर का प्रमोशन उस सीन की वजह से हो गया, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि भले आप, मैं कितना भी बड़ा नायक हूं लेकिन आप मेरे डायरेक्टर हो। एक आदमी जिसे सदी का महानायक का टाइटल मिला है वो भी अपने डायरेक्टर के बात को इट फॉलो करता है और इसीलिए वो सदी के महानायक हैं। आपको भी अगर महानायक बनना है तो अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करना सीखना पड़ेगा। सिस्टम की एक खूबसूरती भी है। इस सिस्टम में संजोग से एक होते हैं अपलाइन और एक होते हैं ठपलाइन। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ठपलाइन का नहीं सुनना है। अब ठपलाइन और अपलाइन को पहचाने कैसे? जिनके सानिध्य में रहने से, जिनके संपर्क में रहने से आपके व्यक्तित्व का विकास हो, जिनके सानिध्य में रहने से आपके टीम का विकास हो, जिनके सानिध्य में रहने से आपके पीढ़ी का विकास हो, जिनके सानिध्य में रहने से आप निरंतर ग्रोथ की तरफ जाए, वो आपका अपलाइन। और जिनके संपर्क में रहने से आपके पास निगेटिविटी आती हो, आपका ग्रोथ रुकता हो, वो है आपका ठपलाइन। किसने ज्वाइन कराया, कहां से ज्वाइनिंग आई, किसके माध्यम से आए हैं, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको कामयाब होना है, अगर मैं अपने ठपलाइन के भरोसे रहती तो वो फोटो खींच रहा है तो मुझसे रील साफ करवाता, इससे ज्यादा काम मुझे नहीं दे सकता था। लेकिन मैंने उससे ऊपर के उससे ऊपर के उससे ऊपर के एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को चुन लिया, इसीलिए आज मैं स्टार हूं जैसे लेवल पे। तो कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है डायरेक्टर की बात को पूरी तरह से फॉलो करना है, तभी हम सुपर हिट हीरो बन सकते हैं। और मैंने विशेष कुछ नहीं किया, इन्हीं बातों का पालन अपने जीवन में किया है। बड़ा दिल रखा, बड़े सोच रखी, बड़े सपने रखे, सपने बड़े बनाने। इस सिस्टम में मेरी जो भी कामयाबी है उसका सबसे बड़ा जो राज है यही राज है कि मेरे एक सपने जैसे ही पूरे होते हैं मैं दूसरा देखना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि जब तक बोलते ना शरीर में नया खून बनता रहेगा तब तक आप स्वस्थ हैं, तब तक आप जिंदा हैं। इस सिस्टम में सपना खून का काम करता है, इसीलिए ड्रीम हमेशा बड़े बनाइए। एक पूरा होने से पहले दूसरा तैयार करिए, तो आप एनर्जी के साथ लगातार इसमें आगे बढ़ते रहेंगे, कामयाब होते रहेंगे। और मेरी दिल से ये तमन्ना है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि हिंदुस्तान की हर गृहिणी तक मैं पहुंच सकूं और हर गृहिणी को अपने पैर खड़े होकर के स्वावलंबी होने का रास्ता दिखा सकूं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पुरुषों से मेरी कोई दुश्मनी है, लेकिन मैं गृहिणियों को इसलिए कामयाब बनाना चाहती हूँ कि गृहिणी जब समृद्ध होती है ना तो घर पूरा समृद्ध हो जाता है। देखो, मैंने इनकम करना शुरू किया तो मैंने अपने इनकम से कार किसको गिफ्ट किया? मेरे पतिदेव को गिफ्ट किया, तो फायदा तो उनका हो गया ना। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि लक्ष्मी बोलते हैं हमारे हिंदुस्तान में, जिस दिन बिटिया का जन्म होता है बोलते घर में लक्ष्मी आई है। बहू घर आती है तो आरती उतार के घर में प्रवेश कराते हैं कि लक्ष्मी आई है। लेकिन वही लक्ष्मी अगर जीवन भर हाथ फैलाते रहे अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए तो कैसी लक्ष्मी है? लक्ष्मी तो वो होनी चाहिए जो खुद भी समृद्ध हो और लोगों को भी समृद्ध कर सके। आज मैं प्राउड के साथ कर सकती हूँ कि हाँ, मैं लक्ष्मी हूं, क्योंकि आज मेरे बच्चे जब जो डिमांड करे मैं उसको पूरा करने का क्षमता रखती हूँ। आज मेरे घर की जब जो जरूरत हो उस जरूरत को पूरा करने का मैं क्षमता रखती हूँ। अपने परिवार को, रिश्तेदार को, जहां पे मेरी जरूरत है उसको पूरा करने का क्षमता रखती हूँ। तो मैं लक्ष्मी का स्वरूप अपने आप को कह सकती हूँ। तो अब की बार लक्ष्मी बोलने से पहले अपने आप को चेक करना है। ऊपर वाले ने तो लक्ष्मी बना के भेजा है, तभी तो लक्ष्मी बोला जाता है। हम क्या लक्ष्मी हैं? क्या हम छोटे छोटे बातों पे हाथ फैलाते हैं? क्या हम डिपेंड हैं? त्योहारों के बहाने रक्षाबंधन में भाई कुछ दे देगा उससे काम कर लेंगे? इन चीजों से बाहर निकल